हाय स्टूडेंट्स, एस्पायरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लासेस में क्लास 8 की एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक का फर्स्ट चैप्टर प्रथम अध्याय को प्रारंभ किया था। चैप्टर का जो नाम है वह व्हेन, हाउ एंड वेयर, कैसे, कब और कहाँ। तो हम लोगों ने इसमें चर्चा किया था कि तारीखें क्यों महत्वपूर्ण होती है। अब आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो तारीखें जो है, जिसे बहुत सारे लोग है इतिहास को तारीखों से जोड़ कर देखते हैं। क्यों देखते हैं? इसका वजह है क्योंकि एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उसका विवाह हुआ और कौन से साल राजा को के घर में बच्चे पैदा हुए, कौन से साल में उसने लड़ाई लड़ी, उनका मृत्यु कब हुआ, उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी में बैठा। इस तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि हम लोग पिछले 2 साल की इतिहास की किताब में हम लोगों ने देखा कि इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह से फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। कौन सी तारीखें, अगर बात करेंगे तारीखें, तो कौन सी तारीख को ये सारे घटना घटी, कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का क्या पैमाना होता है। हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी सुनते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वे इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलने लगते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती है। एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। वे इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स थे, उसके शासन से शुरू होते थे और आखिरी जो वायसराय है लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ख़त्म होती है। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इस सब के बारे में पढ़ते हैं। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों में सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी एक्टिविटी, उनकी पॉलिसियाँ, उनका जो उपलब्धियां हैं, उसके आधार पर ही तय होता था। या ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का जो सीरीज है ब्रिटिश भारत के इतिहास में डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर का सब्जेक्ट बन जाता है। क्या हम इसी दौर के हिस्ट्री को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरल के जो ये इतिहास है, उसके चौखट में हम भारतीय समाज के विभिन्न ग्रुप्स एंड क्लासेस की एक्टिविटी पर किस तरह हम लोग ध्यान दे सकते हैं। जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या चैप्टर्स में बांट देते हैं। हम ऐसा क्यों करते हैं? वाई वी डू सो? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर चैप्टर में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद
कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रोसेस में हम केवल उन एविडेंस पर जोर देते हैं जो उस स्टोरी को पेश करने में मददगार होती है, हेल्पफुल होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के लाइफ के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का एक अलग खाका बनाना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेगी। हमारे लिए नई डेट्स इम्पोर्टेंस हो जाएंगे। हम अवधियाँ कैसे तय करते हैं? ये जो पीरियड्स को हम लोग जो फाइनलाइज करते हैं वो कैसे करते हैं? 1817 में 1817 में स्कॉटलैंड के जो इकोनॉमिक्स थे और पॉलिटिशियन थे जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, हिंदी में इसको कहा गया है ब्रिटिश भारत का इतिहास, नामक एक बुक लिखी। इस बुक में उन्होंने भारत के हिस्ट्री को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। ये जो कालखंड के इस निर्धारण को ज़्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने के इस तरीके में कुछ समस्या दिखाई देती है? हिस्ट्री को हम अलग अलग पीरियड्स में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है, एक रीज़न है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों, सेंट्रल एलिमेंट्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसलिए ऐसे जो वर्ड्स हैं वह इम्पोर्टेंस हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये वर्ड्स पास्ट के बारे में हमारे विचारों को, हमारे आइडिया को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे है, यूरोप से बैकवर्ड है। इतिहास की उनकी समझदारी में ये थी कि भारत में अंग्रेज़ों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक बैर, मतलब रिलीजियस दुश्मनी, जातिगत बंधन, कास्टिज्म सिस्टम और अंधविश्वास का ही बोलबाला था। अंधविश्वास का बोलबाला था जिसमें मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। मतलब भारत में जो यूरोपीय शिष्टाचार है, आर्ट है, इंस्टीट्यूशन है और लॉ एंड ऑर्डर है उसको लागू किया जाए, ये मिल का मानना था। मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया कि अंग्रेज़ों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमान दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है?
अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं होता। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का भी एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक काल में बांटकर देखते हैं। जो इंडियन हिस्टोरियन है उसको एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न पीरियड में बांटते हैं। इस डिवीज़न को भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन खंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, वेस्ट यूरोप से आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसी आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्ययन के लिए आधुनिक काल की इस अवधारणा को बिना सोचे समझे ऐसे ही अपना सकते हैं? जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे, अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं, यानी कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अब ये जो कॉलोनियल क्या है, व्हाट इज कॉलोनियल, औपनिवेशिक क्या है, इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेज़ों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को देखकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी ज़रूरत की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई। और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आया, क्या चेंजिंग आया, आप ये भी जानेंगे कि ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की जो मूल्य मान्यताओं हैं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आया। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ही ढंग में अनुभव नहीं कर रहे थे। इसलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया है। अब हम लोग किस तरह जानते हैं ये सारी चीज़ें? तो भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं? तो उसमें देखेंगे प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है वह अभिलेख को तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों को अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। अंग्रेजों को यह भी लगता था
कि तमाम अहम दस्तावेज़ों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है। लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, आर्काइव जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए।